हमने प्रकाश रसायन के बारे में पिछले वीडियो में लैम्बर्ट नियम, बियर लैम्बर्ट नियम दोनों के बारे में अध्ययन किया था। दोनों ही डेरिवेशन थी, बहुत इजी वे में हमने इसको डिस्क्राइब किया था और आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश रसायन के नियमों के बारे में। देखो, जो आपका लैम्बर्ट नियम था और बियर नियम था, बियर लैम्बर्ट नियम था, वो दोनों ही बहुत ही ईजी वे में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर अप करते हैं। लेकिन जो प्रकाश रसायन के जो दो नियम और हैं, पहला है ग्रोथस ड्रैपर का नियम और दूसरा है स्टार्क आइंस्टीन का नियम। देखो, ग्रोथस ड्रैपर का जो नियम है वो ग्रोथस ड्रैपर का नियम और स्टार्क आइंस्टीन का नियम, पहला कौन सा है? ग्रोथस ड्रैपर का नियम। अब देखो, हम बात करते हैं ग्रोथस ड्रैपर के नियम की। ग्रोथस अलग साइंटिस्ट है, ड्रैपर अलग साइंटिस्ट है। ग्रोथस और ड्रैपर ने प्रकाश रसायन का एक नियम प्रस्तुत किया था। हमने एक चीज़ नोट की थी पहले कि हमारे पास में कोई पदार्थ था या कोई द्रव्य था, उसमें हमारी इंसिडेंट जो लाइट थी वो आई नोट थी, जो रिफ्लेक्ट हो रही थी वो आई आर थी, जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो आई ए थी और जो ट्रांसमिटेड हो रही थी वो आई डी थी। ये हमने पहले बात कर रखी थी, ठीक है। जो ग्रोथस ड्रैपर का नियम है ये प्रकाश रसायन का मूल नियम कहलाता है, ठीक है। ग्रोथस ने 1817 के अंदर ये नियम प्रस्तुत किया था, लेकिन ये नियम सैद्धांतिक था, यानी कि इसके अंदर प्रायोगिक सत्यापन उसने नहीं किया था। केवल और केवल उसने थ्योरी बताई थी, कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया था। फिर उसके बाद में आया ड्रैपर। ड्रैपर में 1841 में क्या किया, इसको मॉडिफाई कर दिया और इस पूरे रूल का जो नाम पड़ा वो है ग्रोथस ड्रैपर नियम। देखो, इस ग्रोथस ड्रैपर नियम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो आपतित विकिरण होती है और किसी पदार्थ पर जब वो आपतित होती है तो उसका केवल और केवल जो अवशोषित होने वाला भाग होता है वो ही रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि वो ही जो अवशोषित होने वाला जो भाग है वो ही रासायनिक क्रिया करता है, न कि आपका परावर्तित भाग और ट्रांसमिटेड यानी कि पारगमित भाग, ठीक है। ग्रोथस ड्रैपर ने एक चीज़ ये भी कही थी कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती है उनके अंदर परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा होगा जिनका अभिकारक केवल और केवल क्या करता है, अवशोषण करता है। परंतु अवशोषित होने वाला जो प्रकाश होता है वो सदैव रासायनिक अभिक्रिया करे या रासायनिक परिवर्तन लाए, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रकाश का अवशोषण तो कर लेते हैं, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश का अवशोषण तो हो जाता है लेकिन आगे की रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, एक भौतिक फोटोफिजिकल पढ़ा था, एक फोटो केमिकल पढ़ा था, हमने दो प्रक्रम पढ़े थे ना, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। फिजिकल में क्या था, केवल और केवल क्या होता है, वो अवशोषित करता है, उत्तेजित हो जाता है और वापस पुनः उत्तेजित अवस्था को छोड़ के मूल अवस्था में आ जाता है। जबकि फोटोफिजिकल में क्या, फोटोकेमिकल में क्या होता है, वो दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, अवशोषित करता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एक ग्रोथस ड्रैपर ने क्या कहा है, सिंपल सी चीज कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए केवल और केवल अवशोषित विकिरण ही उत्तरदायी होते हैं। इसके लिए ना तो परावर्तन का काम आता है, परावर्तित विकिरण काम आते हैं, और ना ही ट्रांसमिटेड यानी कि आपके पारगमित विकिरण काम में आते हैं। अब ग्रोथस ड्रैपर का जो नियम है बहुत ही सिंपल सा इजी सा नियम है। ये सिंपल सी चीज़ें कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये हमने लिया। अब K2Cr2O7 कैसा है, एक सॉल्यूशन है। अब इस विलयन में विकिरण का जो भाग होता है वो अवशोषण तो होता है, विकिरण का अवशोषण तो होता है। जब भी हम इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे K2Cr2O7 सॉल्यूशन के ऊपर तो ये विकिरण का अवशोषण तो करता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। तो इससे क्या एक्सप्लेन होता है, सिंपल सी चीज क्या एक्सप्लेन होती है कि जिन विकिरणों का अवशोषण होता है उनसे रासायनिक क्रिया हो ये नेसेसरी नहीं होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना अवशोषण हुआ उन सभी की रासायनिक अभिक्रियाएं हो या रासायनिक क्रियाएं हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है, अगर उन्होंने अवशोषित कर ली विकिरण, जैसे K2Cr2O7 विलयन है, उसने विकिरणों को अवशोषित कर लिया। अब जब ये विकिरणों को अवशोषित कर लेता है तो उनकी गतिज ऊर्जा के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊष्मीय ऊर्जा का अलग अलग तरंग दैर्ध्य पे विकिरण मुक्त होने लग जाएंगे। जैसे आपके आते हैं स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति, बताया था स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति, मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ऊर्जा का
का विकिरण अवशोषण करते हैं और तत्पश्चात यानी कि उसी समय उसका उत्सर्जन हो जाता है, तब तो वो कहलाता है स्फुरदीप्ति। और थोड़ी देर बाद के बाद में थोड़े लंबे अंतराल के बाद में उसका उत्सर्जन होता है तो वो प्रतिदीप्ति कहलाता है। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति, फ्लोरोसेंस और फ्लोरोसेंस हम दोनों ने बताया था, ठीक है। अब ग्रोथर्स ड्रैपर का जो नियम है वो अवशोषित होने वाले ऊष्मा की मात्रा और अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं दर्शाता है, यानी कि इनके अंदर कैसा संबंध नहीं दर्शाता, बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि यह एक गुणात्मक नियम होता है। और ये था अपना सिंपल सा ग्रोथर्स ड्रैपर का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें क्या याद रखनी है कि ग्रोथर्स ड्रैपर का जो नियम है वो केवल और केवल अवशोषित विकिरण के ऊपर ही काम करता है। केवल और केवल अवशोषित विकिरण ही रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी होता है, न कि आपका परावर्तित विकिरण और आपका ट्रांसमिटेड विकिरण यानी कि पारगमित विकिरण। अब ग्रोथर्स ड्रैपर के बाद में एक दूसरा नियम आता है, जो ग्रोथर्स ड्रैपर का जो नियम है उसको प्रथम नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा नियम आता है हमारा प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या स्टार्क आइंस्टीन का नियम। देखिए ग्रोथर्स ड्रैपर का नियम बहुत छोटा सा और बहुत इजी वे में कंप्लीट होता है। दूसरा है हमारा थोड़ा सा स्टार्क आइंस्टाइन का नियम। देखो स्टार्क आइंस्टीन का नियम है, ये हमारा दूसरा नियम होता है। और देखो स्टार्क आइंस्टीन के नियम को प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, कौन सा नियम, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम होता है क्वांटम सक्रियण नियम। कौन सा नाम होगा, क्वांटम सक्रियण नियम। देखो ये तीनों एक ही रूल के नाम है, स्टार्क आइंस्टीन का नियम, प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, क्वांटम सक्रियण का नियम। अब देखो इसको द्वितीय लॉ भी कहते हैं, द्वितीय नियम। पहला नियम कौन सा आ गया था अपना, ग्रोथर्स ड्रैपर का नियम, और दूसरा नियम आ गया अपना स्टार्क आइंस्टीन का नियम। देखो क्वांटम सक्रियण नियम इसको कहते हैं, इसको प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु, क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में उसको पार्टिसिपेट करना नेसेसरी होता है, भाग लेता है, एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषण कर सक्रिय हो जाता है। आपको मैंने फोटो फिजिकल और फोटो केमिकल रिएक्शंस में बताया था। देखो दो रिएक्शन होती है, एक होती है फोटो फिजिकल और दूसरी होती है फोटो केमिकल। दोनों में डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, मान लो हमारे पास में कोई रिएक्टेंट है, मान लो हमारे पास में रिएक्टेंट R ले लो, रिएक्टेंट R है, यहाँ पे भी हमने R लिया, यहाँ पे भी हमने R लिया, इसके साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं H न्यू, यानी कि हमने फोटोन दिया है इसको। फोटोन देने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में कभी कभी क्या होता है, ये जो अपना है वो रिएक्टेंट ही रह जाता है, यानी कि मूल अवस्था में वापस आ जाता है और फोटोन को क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। ठीक है, फोटोन को इसने क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। दूसरी रिएक्शन करते हैं हम, यहाँ पे H न्यू और ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ गया। एक्साइटेड स्टेट के अंदर आने के बाद में इसने क्या बना लिया, प्रोडक्ट तो बनाएगा, H न्यू तो मुक्त होंगी जितना फोटोन वो लेता है वो। अब देखो यहाँ पे दो बातें होती है, एक फोटो फिजिकल है, एक फोटो केमिकल है। फोटो फिजिकल में कोई भी अभिकारक H न्यू यानी कि प्रकाश को ग्रहण करता है, प्रकाश को ग्रहण करने के बाद में वो उत्तेजित अवस्था में आता है और उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में जितना प्रकाश है, जितना फोटोन उसने ग्रहण किया, जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण की, उसको वापस रिलीज कर देता है और अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये अपनी क्या कहलाती है, फोटो फिजिकल रिएक्शंस कहलाती है। ये स्टार्क आइंस्टीन नियम के लिए कोई भी मुख्यतः या अपना कोई अवेलेबल पॉइंट या इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन फोटो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, अभिकारक होता है, वो फोटोन को ग्रहण करके रिएक्शन करता है, यानी कि उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट।
उत्तेजित अवस्था जिसको बोला जाता है। अब ये होता है आपका उत्पाद, यानी कि कोई भी क्रियाकारक फोटोन ग्रहण करके एक्साइटेड स्टेट में आ गया और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद में वो कोई दूसरा उत्पाद बना लेता है, यानी कि किसी दूसरे ही क्रियाकारक तो था ही था, क्रियाकारक के अलावा किसी दूसरे उत्पाद में चेंज हो जाता है, HNU कहलाता है। HNU कहलाने के यानी कि HNU उसके अंदर से रिलीज हो जाता है और उत्पाद बन गया, तो ये अपने कौन सी रिएक्शंस कहलाएंगी? फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाएगी। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही हमारा स्टार्क आइंस्टीन ने एक नियम दिया था और उसके अंदर हमें एक बात की थी उसने कि फोटोन और क्वांटम जो उसने नाम लिया था, उसने कहा था एक अणु एक क्वांटम सिद्धांत, उसको इस नाम से भी जाना जाता है स्टार्क आइंस्टीन के नियम को, क्योंकि यहाँ पे एक फोटोन या एक क्वांटम को अवशोषण करके, एक फोटोन को अवशोषित किया और एक क्वांटम को अवशोषण करके जो आपका क्रियाकारक था वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। अब देखो सिंपल सी बात है, अपनी स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम होता है उसके अंदर हमने क्या कहा कि मान लो हमारे पास को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास में मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे पास में Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये Na मॉलिक्यूल्स है, अब प्रत्येक मॉलिक्यूल के ऊपर देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, लाइट कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, अगर मोनोक्रोमेटिक होगी तभी सबके लिए एक साथ आएगी, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक जो लाइट है उसके अकॉर्डिंग हमने HNU हमारे मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके अंदर आ रही है। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो आ रही है तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, तो पर मॉलिक्यूल ऊर्जा का जो अवशोषण होगा वो होता है हमारा E बराबर HNU, ठीक है। E बराबर HNU, प्रत्येक मॉलिक्यूल के लिए ऊर्जा का अवशोषण हमारा कितना हो गया? E बराबर HNU। अब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? Na मॉलिक्यूल्स हैं। Na मॉलिक्यूल्स के लिए तो N मॉलिक्यूल्स के या N मोल हो गया, ठीक है। N मोल्स के लिए ऊर्जा का अवशोषण कितना या ऊर्जा कितनी हो जाएगी? Na.HNU, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ जाता है। N यहाँ पे क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या होती है और H हमारा प्लांक नियतांक होता है, न्यू हमारी आवृत्ति होती है। देखो अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। इसको वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है? E इज इक्वल टू Na.HC अपॉन लैम्डा। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास में वैल्यूज कंप्लीटली वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। अब देखो हम इसको बोल सकते हैं, ये जो हमारे पास में फॉर्मूला आया है इसको बोल सकते हैं आइंस्टीन एनर्जी। क्या बोल सकते हैं हम? आइंस्टीन एनर्जी। यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है ये कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास में जितना अवशोषित ऊर्जा हो रही है वो कितनी हो रही है? एक आइंस्टीन हो रही है, यानी कि एक मोल के लिए एक आइंस्टीन। अब इनकी वैल्यूज क्या होती है? प्लांक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। आपकी न्यू आवृत्ति के अंदर C की वैल्यू, प्रकाश का जो मान होता है, प्रकाश के वेग जो होता है वो हमारे पास में फिक्स होता है। लैम्डा आवृत्ति हमें निकालनी होती है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास में एक डेरिवेशन पोर्शन बन जाता है। अब बात करती हूँ मैं आगे, जो हमारी बात आती है कि हमारे पास में ये नहीं पता, हमें ये पता है कि एक मोल के लिए एक आइंस्टीन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें ही नहीं पता कि कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 10 मोल हो सकता है कि वो 5 मोल हो सकता है कि वो 4 मोल हो। तो प्रत्येक मोल के लिए देखो ये मोल है वो कितनी एनर्जी करेगा? एक आइंस्टीन करेगा। ये मोल भी कितना करेगा? एक आइंस्टीन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ये मोल भी एक आइंस्टीन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास में कितनी एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो इसको हम डिनोटेड करेंगे ET, यानी कि कुल अवशोषित ऊर्जा, ठीक है। अब हमारे पास में कुल अवशोषित ऊर्जा का मान हमारे पास में ये आया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो स्टार्क आइंस्टीन का नियम जो होता है उसके अंदर हमारे पास में फोटोकेमिकल रिएक्शन का होना नेसेसरी होता है। अपने पास में एक फॉर्मूला आता है E बराबर HNU। E बराबर HNU के अंदर हमारे पास में क्या होता है कि E बराबर HNU हमने जो लिया था, यहाँ पे Na क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। Na क्या अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। और आपके पास H प्लांक नियतांक होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.025 इंटू 10 टू पावर -27 अर्ग सेकेंड इसका वैल्यूज होती है। प्रकाश का वेग आप जानते हो 3 गुणा 10 की पावर 10 आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब देखो सिंपल सी चीज आती है कि जब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं या हमारे वैल्यूज पुट करने के बाद में हम क्या कहते हैं कि ये तो हमारा किसकी वैल्यू आई है? एक आइंस्टीन के लिए वैल्यू आई है। तो हम
कुल पार्टिसिपेट करने वाले टोटल मोल्स की संख्या का अगर हम निकालें तो हमारे पास में हो जाएगा कुल मोलों की, कुल अभिक्रिया करने वाले मोल्स कितने हो जाएंगे, ET अपॉन E आइंस्टीन। ठीक है, ET की वैल्यू वैसे की वैसे है क्योंकि ET का हमें निकालना है, ET वैसे हो गया, और आइंस्टीन की वैल्यू हमारे पास वहां से पुट करनी है तो क्या हो जाएगी, Na.H.C अपॉन लैम्डा। इंटरचेंज करेंगे, ET है ही, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा लैम्डा और नीचे क्या आ जाएगा Na.H.C। ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला स्टार्क आइंस्टीन का नियम कहलाता है और इसी स्टार्क आइंस्टीन के नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास में बहुत सारी वैल्यूज आती है। देखो ये स्टार्क आइंस्टीन का ये जो नियम था, एक आइंस्टीन के लिए जो नियम था, ये एक आइंस्टीन का नियम क्या कहलाता है कि हमारे पास में किलो कैलोरी प्रति मोल में इसका मान होता है, जो हम वैल्यू सारी पुट करेंगे तो इसका मान आएगा 2.859 अपॉन लैम्डा। यानी कि ये जो हमने वैल्यूज पुट की थी किसकी, Na की वैल्यू पुट कर देंगे, H की वैल्यू पुट कर देंगे, C की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में ये जो वैल्यूज आएंगी 2.859 इंटू 10⁵ अपॉन लैम्डा किलो कैलोरी प्रति मोल, ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आएंगी। ये हमारा स्टार्क आइंस्टीन का नियम है। स्टार्क आइंस्टीन नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक मोल के लिए एक आइंस्टीन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तब तक संभव होता है जब केवल और केवल एक जो फोटोन आ रहा है वो एक ही मोल को उत्तेजित करे, वो एक ही मोल को एक्साइटेड करे। ये स्टार्क आइंस्टीन के नियम के अकॉर्डिंग हमने इनका ये टोटल का मान निकाला कि हमारे पास में पता नहीं है कि कितने मोल्स हैं। अब कितने मोल्स, हमें जब मोल्स की संख्या भी पता नहीं है, माना कि स्टार्क आइंस्टीन का जो नियम क्या कहता है कि अगर हमने पास में एक मोल के लिए एक आइंस्टीन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही हमारे पास में क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास में 10 मोल हैं तो 10 मोल को उत्तेजित करने के लिए हमारे पास में कितनी आवश्यकता होती है, 10 मोल को उत्तेजित करने के लिए हमारे पास में 10 आइंस्टीन की जरूरत होगी। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला हमारे पास में फंडा अप्लाई होता है कि हमारे पास में जो आइंस्टीन ने क्या कहा है कि प्रकाश ऊर्जा की एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। यानी कि एक मोल की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, एक क्वांटम कहेंगे, अर्थात पदार्थ एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा एक आइंस्टीन कहलाता है। अब इस फॉर्मूले में हमें एक चीज पता चलती है कि जो E होती है, ये जो ऊर्जा होती है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि लैम्डा जितना ज्यादा होगा आइंस्टीन ऊर्जा उतनी ही कम होगी, और आइंस्टीन ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी लैम्डा उतना ही कम होगा। ये था अपना स्टार्क आइंस्टीन का नियम। उसके बाद में हमारी आती है क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, जिसको हम फाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम लब्धि और क्वांटम दक्षता के बारे में छोटी सी बात करते हैं। देखो क्वांटम लब्धि और क्वांटम दक्षता होती क्या है। क्वांटम लब्धि और क्वांटम दक्षता सिंपल सी चीज़ है, इसको हम फाई से डिनोटेड करते हैं। और जहाँ तक हमने यहाँ पे बात की कि एक फोटोन के लिए एक आइंस्टीन, यानी कि एक मोल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक मोल को उत्तेजित करने के लिए हमें एक आइंस्टीन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो अब क्वांटम लब्धि की जब हम बात करते हैं तो क्वांटम लब्धि के अंदर क्या होता है कि जितने मोल अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या बटे अवशोषित प्रकाश के आइंस्टीन की संख्या, ये क्या कहलाती है, आपकी क्वांटम लब्धि कहलाती है। मोस्टली एक आइडल क्वांटम लब्धि जो होती है वो होती है हमारी फाई = 1। ये एक आइडल क्वांटम लब्धि है जो कि बहुत ही रेयर केसेस में पॉसिबल होती है। देखो क्वांटम लब्धि जो होती है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है। ये कब पॉसिबल होता है कि जब फाई जो होता है, फाई की वैल्यू एक से ज़्यादा कब आएगी और एक से कम कब आएगी। एक तो तब आती है जब हम कहें कि एक मोल को एक आइंस्टीन ने उत्तेजित किया, यानी कि एक आइंस्टीन एनर्जी के थ्रू एक मोल उत्तेजित हुआ, तो 10 आइंस्टीन के थ्रू 10 मोल उत्तेजित हो गए, तो इनकी वैल्यूज आएगी 1। ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले अणुओं की संख्या बटे आइंस्टीनों की संख्या, तो मान लो हमारे पास में है 10 है हमारे पास में मोल्स और 10 है हमारे पास में आइंस्टीन, तो 10/10 =
1। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो फोटोन जो आ रहे होते हैं उससे वो उत्तेजित तो हो जाता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं हो पाता, यानी कि अभिक्रिया के अंदर आगे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कुछ इस चीज की वजह से क्या होगा, आइंस्टीनों की संख्या तो क्या हो जाएगी ज्यादा, और मोलों की संख्या, उत्तेजित होने वाले मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब नीचे की वैल्यू ज्यादा और ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो आपको पता है जब ऊपर की वैल्यू कम हो जाएंगी तो आइंस्टीन या आपके फाई की वैल्यू जो होगी, क्वांटम दक्षता, क्वांटम लब्धि की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक आइंस्टीन एनर्जी उसको दी जाती है तो एक आइंस्टीन एनर्जी 1 से ज्यादा मोलों को क्या कर देगा, उत्तेजित कर देगा। अब 1 से ज्यादा मोलों को अभिक्रिया करने के लिए, 1 से ज्यादा मोलों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उत्तेजित कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्रिया करने वाले मोलों की संख्या के अभिकारकों की संख्या क्या हो जाएगी, अभिकारकों के मोलों की संख्या बढ़ जाएगी। और क्वांटा जो आपकी फोटोन के लिए आइंस्टीनों की संख्या है, यानी कि अवशोषित प्रकाश के आइंस्टीनों की संख्या, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके अंदर ऊपर की वैल्यू ज्यादा, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो जो क्वांटम लब्धि की वैल्यू है वो क्वांटम लब्धि की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज्यादा, जब आइंस्टीनों की संख्या कम और अभिक्रिया करने वाले अभिकारकों के मोलों की संख्या ज्यादा होती है तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो 1 से ज्यादा हो जाती है। और अगर ये उल्टा हो जाए, अभिक्रिया करने वाले अभिकारकों की संख्या हो जाए कम और आइंस्टीनों की संख्या हो जाए ज्यादा, तो इसकी वैल्यू फाई 1 से कम हो जाती है। इनके बारे में हम कल विस्तृत जानकारी करेंगे। कल हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता का प्रायोगिक सत्यापन भी देखेंगे। अल्प क्वांटम दक्षता के कारण देखेंगे कि कम क्यों होती है, उच्च क्वांटम दक्षता के कारण देखेंगे कि ज़्यादा क्यों होती है। इसके बाद हम बात करेंगे जैवलॉन्स की डायग्राम, जो बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटम लब्धि भी एक क्वेश्चन कवर अप करती है। क्वांटम लब्धि एक सेपरेट क्वेश्चन आता है इसके अंदर। क्वांटम लब्धि के अंदर देखो डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, प्रायोगिक निर्धारण है, अल्प और उच्च क्वांटम दक्षता के कारण हैं। ये सारी चीजें क्वांटम दक्षता और क्वांटम लब्धि के रिलेटेड है। आज के लिए थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे क्वांटम लब्धि। थैंक यू।